नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में हम लोग लुसेंट जी के बुक को कवर कर रहे हैं। तो ऑलरेडी जो भी लोग लेक्चर बना है उसका आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट चैनल पे मिल जाएगा, तो जाके आप देख सकते हैं। जो भी अगर लेक्चर आपने नहीं देखा है शुरू से देखिएगा, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा चीज़ें। क्योंकि अभी हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, यानी कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और हिस्ट्री में अगर आप टाइम्स वाइज पढ़ते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तभी जाके चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आती है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम लोग कवर करेंगे मगध राज्य का उत्कर्ष। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या रहेगा कि जो मगध राज्य है उसके उत्कर्ष के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मगध राज्य के उत्कर्ष के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा, पॉइंट्स होगा, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप उसको सही से उसका करेक्ट आंसर दे पाएँ और आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं। दिया गया फर्स्ट पॉइंट कि मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ था। ठीक है, तो अगर मगध की बात करें, जो मगध है, तो इसका सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक की अगर हम बात करें तो वो कौन था? तो बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ था। इसकी राजधानी गिरिवर्ज, ठीक है, गिरिवर्ज था। कहा था गिरिवर्ज, यानी कि राजगिरी जिसको बोला जाता था, वहाँ पे इसकी राजधानी थी। और जो जरासंध था बृहद्रथ का पुत्र था। ठीक है, तो जो जरासंध था, जरासंध आपने महाभारत में या कृष्ण लीला में सुना होगा नाम। तो जो जरासंध था वो कौन था? बृहद्रथ का पुत्र था। तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ कि जो मगध का सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? बृहद्रथ था। और उसकी राजधानी गिरिवर्ज, ठीक है, गिरिवर्ज यानी कि जो राजगिरी है, यानी कि अभी जो राजगीर के नाम से हम लोग जानते थे वो था। और जो जरासंध था वो कौन था? बृहद्रथ का पुत्र था। अगला पॉइंट है कि हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व, यानी कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार ऐसा हो रहा है कि उस टाइम में बैठा था। तो जो हर्यक वंश था उसका संस्थापक कौन था? बिंबिसार। ठीक है, जो कि मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो 544 ईसा पूर्व में बैठा था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और जो बिंबिसार था वो किस धर्म का अनुयायी था, यानी कि किस धर्म को वो फॉलो करता था? तो वो बौद्ध धर्म को फॉलो करता था। अगला पॉइंट है कि बिंबिसार ने बृहद्रथ को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। ठीक है, तो जो बिंबिसार था उसने क्या किया था? ब्रह्मादत्त, ठीक है, सॉरी, बृहद्रथ हम बोल दिए थे। तो बिंबिसार ने क्या किया था? ब्रह्मादत्त को हरा दिया था, और जो अंग राज्य थे उसको मगध में मिला लिया था। जो भी अंग राज्य थे उसको क्या किया था? मगध में मिला लिया था। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। तो पूछा जाएगा कि जो अथी राजगृह का निर्माण किसने किया था? तो बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण किया था, और बाद में उससे क्या किया? उसने अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, क्या किया उसने? उसे अपने राजधानी बना लिया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। तो जो बिंबिसार था उसने मगध पर कितने वर्षों तक शासन किया था? तो करीब 52 वर्षों तक बिंबिसार द्वारा मगध पर शासन किया गया था। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। ठीक है, तो जो महात्मा बुद्ध थे उनकी सेवा में उन्होंने क्या किया था? अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। ठीक है, राजवैद्य जीवक को भेजा था किस लिए? कि वो जाके महात्मा बुद्ध की सेवा करें। अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से अग्रसित थे, उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी चीज मेंशन किया गया कि जो अवंती के राजा प्रद्योत थे, ठीक है, अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे, ठीक है, पांडु रोग से जब वो ग्रसित थे, तो उस समय भी क्या किया था? बिंबिसार ने जीवक को, जीवक कौन था? उसका राजवैद्य था, उसको उनकी सेवा में सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। किसने भेजा था? बिंबिसार ने भेजा था। किसको भेजा था? जीवक को भेजा था। किसके लिए? तो जो अवंती के राजा प्रद्योत था, जब पांडु रोग से ग्रसित था, तो उसका सेवा शुश्रूषा के लिए उसने वहां पे भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो जो बिंबिसार था वो क्या करता था? मतलब अब शादी करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, जिससे शादी करता था उस, यहाँ पे मान लीजिए कि बगल के राज्य से शादी किया, वहाँ के राजकुमारी से, तो वो क्या हो गया? वहाँ पे उसका रिलेशन बिल्ड हो गया, और उसके बाद उसने इसी तरह क्या किया? अपने साम्राज्य को फैलाया। इससे कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना तथा मध्य देश, यानी कि जो आधुनिक पंजाब है, उसकी राजकुमारी क्षेमा से शादी की। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि वैवाहिक संबंध किस तरह से उसको हेल्प किया। उसने क्या किया कि जो कौशल नरेश प्रसेनजीत थे उनकी बहन महाकोशला से शादी की कर लिया। उसका जो वैशाली के चेट्टा की पुत्री चेलना थी उससे कर लिया। और मध्य प्रदेश, जिसको अभी पंजाब के नाम से जाना जाता है, वहाँ की जो राजकुमारी क्षेमा थी उससे शादी कर लिया।
आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दिया गया कि बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। तो जो बिंबिसार था उसके हत्या किसके द्वारा किया गया, तो खुद उसका पुत्र जो अजातशत्रु था, ठीक है, कौन था, अजातशत्रु, उसने ही बिंबिसार का हत्या कर दिया। कब किया, तो और हत्या करने के बाद क्या हुआ, 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर वो बैठ गया। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था। अगर अजातशत्रु के उपनाम की बात करें कि उसका उपनाम क्या था, तो उसका उपनाम कुनिक था, ठीक है। किसका कुनिक नाम था, तो अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। और पूछा जाएगा कि अगर आपसे कि अजातशत्रु कितने वर्षों तक मगध पर शासन किया, तो अजातशत्रु द्वारा 32 वर्ष तक क्या किया गया कि मगध पर शासन किया गया। कितने वर्ष तक, 32 वर्ष तक। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। तो जो अजातशत्रु था, ठीक है, वो कौन था, बिंबिसार का बेटा था। और वो क्या था, जैन, शुरू शुरू में वो क्या, किसको फॉलो करता था, जैन धर्म को फॉलो करता था। अजातशत्रु के सुयोग मंत्री का नाम वर्षकार था। इसी का सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त किया। तो जो अजातशत्रु था उसके सुयोग मंत्री की बात करें, जो यानी कि सबसे योग्य मंत्री था, तो उसका नाम क्या था, वर्षकार था। और उसके ही सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। जो सुयोग मंत्री जिसका नाम वर्षकार था, उसने काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के चीज़ें उनको बताया, समझाया, जिसके वजह से उन्होंने क्या किया, वैशाली पर विजय प्राप्त किया। नेक्स्ट है कि अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने 461 ईसा पूर्व में कर दी और वह मगध की गद्दी पर बैठा। तो जैसा आप सुनते हैं कि टिट फॉर टैट, यानी कि जैसा को तैसा। तो जिस तरह से अजातशत्रु ने अपने बाप बिंबिसार के हत्या करके गद्दी पे बैठा, उसी तरह से इसका भी बेटा उदयन ने क्या किया, 461 ईसा पूर्व में इसकी हत्या कर दी और वो भी मगध की गद्दी पर बैठ गया। तो इसीलिए ये चीज़ कहा जाता है, समझ गए, मतलब इसी से नहीं आया, मतलब इसलिए इस चीज़ को याद रखना चाहिए कि जो जैसा करता है वैसा उसको मिलना चाहिए, और मिलता भी है ज़्यादातर। उदयन ने पाटिल ग्राम की स्थापना की। तो जो उदयन था उसने क्या किया, पाटिल ग्राम की स्थापना की। उदयन भी जैन धर्म का अनुयायी था। और उदयन की बात करें तो वो भी किस धर्म को मानता था, तो वो भी जैन धर्म को मानता था, जैन धर्म को फॉलो करता था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। तो जो हर्यक वंश था उसका जो अंतिम राजा था वो कौन था, उदयन था, जिसका पुत्र कौन था, नागदशक। कौन था, नागदशक, वो उदयन का पुत्र था। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईस्वी पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना किया। तो जो नागदशक था उसके अमात्य शिशुनाग ने क्या किया कि 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश का स्थापना किया। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। तो शिशुनाग ने क्या किया कि जो उसकी राजधानी पाटलिपुत्र था वहां से हटा के उसने क्या किया, अपनी राजधानी को वैशाली में स्थापित कर दिया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। तो जो शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन हुआ, कालाशोक हुआ, जो कि क्या किया, फिर से वो वैशाली से पाटलिपुत्र राजधानी को लेके गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था, तो नंदीवर्धन, ठीक है, नंदीवर्धन जो था वो कौन था, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा जब भी आपसे पूछा जाएगा तो क्या नाम याद रखिएगा, नंदीवर्धन। नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद था। और अब नंद वंश के बारे में यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो नंद वंश था उसका संस्थापक कौन था, तो महापदम नंद था। जो महापदम नंद था वो कौन था, नंद वंश का संस्थापक था। नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद था, ठीक है। और जो नंदवंश था उसका देखिए सबसे ज्यादा यही चीज पूछा जाता है, कोई भी वंश तो उसका संस्थापक और उसका अंतिम संस्थापक, ठीक, ठीक है, जो अंतिम शासक, तो संस्थापक यहाँ पे महापदम नंद था नंदवंश का, और उसका अंतिम शासक कौन था, घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था, ठीक है, यानी कि सिकंदर का समकालीन मतलब कि उसी के टाइम में था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया, ठीक है। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने क्या किया कि जो घनानंद था उसको पराजित किया और मगध पर नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। तो मौर्य वंश का स्थापना कब हुआ, नंद वंश को खत्म कर दिया गया, किसके द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। और उस टाइम वहाँ का अंतिम शासक कौन था, तो घनानंद था, उसको हरा के और तब चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किया। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए और भी यहाँ पे चीज़ें हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि
देखिए ज़्यादा लेक्चर हो जाएगा अगर थोड़ा थोड़ा करेंगे, तो इतना भी थोड़ा नहीं करेंगे, लगभग तो मतलब 30 मिनट्स के अराउंड, 25 या 30 के अराउंड हम लोग करेंगे इस एक लेक्चर को, ताकि ज़्यादा चीज़ें कवर हो एक साथ, और ये जो सेशन है जल्दी ख़त्म हो, तब जाके हम लोग दूसरे किसी चीज़ को शुरू करेंगे। तो यहाँ पे सिकंदर के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, तो सिकंदर से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा, फैक्ट होगा, उसको समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे कि सिकंदर के जन्म के बारे में। तो 356 ईसा पूर्व में सिकंदर का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व में। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप था। सिकंदर के पिता का नाम याद रखिएगा, क्या था? फिलिप था। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। तो जो फिलिप था वो मकदूनिया का शासक कब बना? तो 359 ईसा पूर्व में बना। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। ठीक है, इसकी हत्या कब कर दी गई? तो 329 ईसा पूर्व में उसकी हत्या कर दी गई। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि सिकंदर किसका शिष्य था? तो याद रखिएगा कि जो सिकंदर था वो अरस्तु का शिष्य था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि सिकंदर किसका शिष्य था, या फिर इसके अपोजिट भी पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है कि सिकंदर का गुरु कौन था? तो यहाँ से आप कैसे याद रखेंगे कि जो अरस्तु था वो सिकंदर का गुरु था, या फिर सिकंदर अरस्तु का चेला था, यानी कि शिष्य था। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट दिया गया है कि सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में आरंभ किया। तो सिकंदर के बारे में अगर पूछा जाए कि जो भारत विजय का अभियान था वो शुरू कब किया गया था सिकंदर द्वारा? तो 326 ईसा पूर्व में शुरू किया गया था। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था, और सिकंदर का जो सेनापति था वो कौन था? सेल्यूकस निकेटर। तो ये पॉइंट जो है सेल्यूकस निकेटर के बारे में बहुत बार पूछा जाता है कि सेल्यूकस निकेटर कौन था। तो याद रखिएगा कि जो सेल्यूकस निकेटर था वो कौन था? सिकंदर का सेनापति था। ठीक है, सिकंदर का क्या था? सेनापति। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा। और सिकंदर को किसके साथ युद्ध करना पड़ा था? तो जो पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा था, जो कहाँ का शासक था? पंजाब का शासक था, जिसे हाई डेस्पीज युद्ध या झेलम यानी कि वितस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसे हाई डेस्पीज के युद्ध या फिर झेलम वितस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो जो सिकंदर और पोरस के बीच में लड़ाई हुआ, पोरस कौन था? तो पंजाब का शासक था, उसके और सिकंदर के बीच में लड़ाई हुआ। ठीक है, तो उसका नाम, जो लड़ाई हुआ उसका नाम हाई डेस्पीज रखा गया, या फिर वितस्ता या फिर झेलम के युद्ध के नाम से भी जाना गया। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया, और जो सिकंदर का सेना था उसको रोकने का काम कौन किया? तो जो ब्यास नदी थी वो उनको रोक रही थी। और जो सिकंदर की सेना था उसने क्या किया? मना कर दिया कि हम जो ये नदी है ब्यास नदी उसको पार नहीं कर पाएंगे। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। और जो सिकंदर था वो भारत से लौटा कब? तो 325 ईसा पूर्व में वो भारत से लौट गया। किस रास्ते से? तो स्थल मार्ग के रास्ते से। सिकंदर की मृत्यु 325 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। तो सिकंदर के मृत्यु के बारे में भी पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में कि उसकी मृत्यु कब और कहाँ पे हुआ था। तो 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन। ठीक है, 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? 323 ईस्वी में। ठीक है, 323 ईसा पूर्व में। सिकंदर का जल सेनापति था। तो सिकंदर का अगर जल सेनापति की बात की जाए कि कौन था, तो नाम क्या है? याद रखिएगा, निर्याकस। जो निर्याकस था वो जल सेनापति था। किसका? तो सिकंदर का। तो सिकंदर का जल सेनापति कौन था? निर्याकस था। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए अब हम लोग आगे मौर्य समाज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का यहाँ से शुरू होता है टॉपिक, तो इसको चलिए शुरू करते हैं। तो मौर्य साम्राज्य की अगर हम बात करें, तो मौर्य साम्राज्य जो है मौर्य वंश, इसका संस्थापक किसे माना जाता है? कौन था? तो जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक था। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। और चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म की हम बात करें तो 345 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। घनानंद, ठीक है, जो नंद वंश का अंतिम शासक था, उसको हराने के बाद ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किया था। घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। तो चाणक्य का नाम आपने सुना होगा, चाणक्य या फिर कौटिल्य या फिर विष्णु पंडित, तीन नाम इनका है। सॉरी, विष्णुगुप्त है, विष्णु पंडित नहीं, विष्णुगुप्त इनका नाम है। तो विष्णुगुप्त ने ही इनका मदद किया था घनानंद को हराने में, जिसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? उन्हें अपना प्रधानमंत्री बना लिया। चाणक्य यानी कि कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त, ये तीनों नाम इनके लिए ही यूज किया जाता है। इनके द्वारा लिखा एक पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र जिसका संबंध राजनीति से है।
और ये जो अर्थशास्त्र है इसका संबंध किससे है, तो राजनीति से है। किसके द्वारा लिखा गया, तो चाणक्य, चाणक्य, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त, तीनों ही नाम इनके लिए यूज होता है। तो नाम को याद रखना है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन कभी भी सीधा तरीके से नहीं पूछा जाता है, थोड़ा सा उसको घुमा देता है, क्योंकि अगर सीधा पूछेगा तो कोई भी उसको इजीली कर सकता है। वहाँ पे देखिए कंपटीशन एग्जाम में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड ही चेक होता है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। तो जो मगध के गद्दी पर चंद्रगुप्त के बारे में अगर पूछें कि कब बैठा था, तो 322 ईसा पूर्व में बैठा था। चंद्रगुप्त किसका अनुयायी था, अगर ये पूछा जाए कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो कौन से धर्म को फॉलो कर रहा था, तो वो जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म को वो फॉलो करता था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। तो जब हम लोग जैन धर्म पढ़ रहे थे ऊपर के सेशन में, तो वहाँ पे हमने आपको ये चीज़ थोड़ा सा बताया था इस चीज़ के बारे में। वही चीज़ फिर से यहाँ पे सेम पॉइंट को रखा गया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था, तो जब उसका आखिरी समय चल रहा था, अंतिम समय, वो कहाँ पे था, तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त ने क्या किया था, चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। ठीक है, तो जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने क्या किया था, 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस जो निकेटर था उसको हरा दिया था। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलीना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत यानी कि काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दिए। तो इनके बीच में क्या हुआ, लड़ाई हुआ सेल्यूकस और निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में। तो उस टाइम उन्होंने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया, और हारने के पश्चात उनके बीच में मतलब संधि और कुछ शर्तें थी। तो शर्त में उसने क्या किया, अपनी पुत्री जो सेल्यूकस निकेटर था उसकी बेटी थी कौन, तो कार्नेलिना, ठीक है, कार्नेलिया, कार्नेलिया इसका नाम था, कार्नेलिया, उसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। और शर्त के अनुसार उसका जो 4 प्रांत था, काबुल हो गया, कंधार, हेरात और मकरान, ये चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। तो जैन धर्म की दीक्षा की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किसके द्वारा लिया गया था, तो जो जैनी गुरु भद्रबाहु थे उनके द्वारा जैन धर्म की दीक्षा ली गई थी। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो मेगास्थनीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि जो इंडिगो बुक है किसने लिखा था, तो मेगास्थनीज ने लिखा था। तो मेगास्थनीज आखिर था कौन, तो जो सेल्यूकस निकेटर था वो उसका राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। कहाँ पे रहता था, चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। अभी अभी हमने आपको बताया इंडिका, जिसको किसने लिखा था, मेगास्थनीज ने इसको लिखा था। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपी एपियानस ने किया। ठीक है, तो जो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में जो युद्ध हुआ उसका वर्णन किसके द्वारा किया गया था, तो एपियानस के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, एपियानस के द्वारा किया गया था। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। तो जो प्लूटार्क है उसके अनुसार अगर हम बात करें तो जो सेल्यूकस को कितने हाथी उपहार दिए गए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा हुआ। यानी कि जो जैन धर्म है, तो जैन धर्म में क्या होता है कि वो अपने आप को उपवास रख के खत्म कर देते हैं, यानी कि वो मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसा इसने फॉलो किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। उन्होंने क्या किया कि उपवास रख के अपने आप को मार डाला, यानी कि मृत्यु को प्राप्त करके। तो ऐसा ये क्या होता है जैन धर्म का, शायद ऐसा ही कुछ था, निर्वाण या इस तरह का चीज़ें उन्होंने कर लिया था। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और बिंदुसार को पढ़ लेते हैं। ठीक है, बिंदुसार को पढ़ लेते हैं। तो बिंदुसार के बाद अशोक भी है, तो अशोक थोड़ा सा लंबा है, तो हम लोग बस बिंदुसार पढ़ लेते हैं और उसके बाद जो भी टॉपिक बचेगा आगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तो यहाँ से बिंदुसार की बात कर लें, तो जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो बिंदुसार हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था उनका उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगादी पर बैठा। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मतलब उत्तराधिकारी मतलब क्या होता है कि जो उसके बाद उसके गद्दी पे बैठा, तो बिंदुसार हुआ जो कि 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अमित घात के नाम से
बिंदुसार जाना जाता है। ठीक है, तो अमित्रघात के नाम से कौन जाना जाता है? बिंदुसार जाना जाता है। अमित्रघात का अर्थ है शत्रु विनाशक, यानी कि जो शत्रु का विनाश कर दे, जो शत्रु का नाश कर दे, विनाश कर दे, शत्रु का खात्मा कर दे, उससे बोलते हैं अमित्रघात। तो इस नाम से बिंदुसार जाने जाते थे। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। तो जो बिंदुसार था वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या फिर वारिसार कहा गया है। तो वायु पुराण में इसे क्या कहा गया है, ये याद रखना है। तो वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार, ठीक है, भद्रसार या फिर वारिसार कहा गया है। स्ट्रेबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। तो जो स्ट्रेबो के अनुसार ऐसा बताया गया है कि जो सीरियन नरेश एंटियोकस था उसने क्या किया था, बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक एक राजदूत भेजा। इससे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। तो जो ये राजदूत आया उसे क्या माना जाता है, मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन धर्मों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया। तो जो जैन धर्म की अगर हम बात करें तो जैन धर्म में बिंदुसार को क्या कहा गया, तो जैन धर्म में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया। क्या कहा गया, सिंहसेन कहा गया। बिंदुसार ने के शासनकाल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। तो बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में क्या हुआ था, 2 विद्रोह हुए थे, उसका वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। ठीक है, तो सबसे पहले बिंदुसार के द्वारा सुसीम को भेजा गया और बाद में अशोक को भेजा गया। किस लिए, तो जो तक्षशिला में विद्रोह हुआ था उसको दबाने के लिए, उसको वहीं पे खत्म करने के लिए। एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस वन से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। तो एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने क्या किया था, जो सीरिया के शासक एंटियोकस वन था उससे मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने को प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ के ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। और यहाँ पे अगर हम बिंदुसार की बात करें तो बिंदुसार को कितने राज्यों के विजेता बताया गया है, तो 16 राज्यों का विजेता बताया गया है। किसके द्वारा बताया गया है, तो जो बौद्ध विद्वान तारानाथ थे उन्होंने बताया है कि जो बिंदुसार है वो क्या है, 16 राज्यों के विजेता है, ऐसा बताया गया है। तो यहाँ तक बिंदुसार के बारे में हमने पढ़ लिया। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।